मेरी उम्र के नौजवानों, राम राम सभी को। जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं आप? गीत बहुत अच्छा है, गीत तो अच्छा ही है, गीता भी अच्छी है और गीत भी अच्छा है, सब अच्छा है। तो आप मुझे बता दीजिए, आप अच्छे हैं या नहीं? बाकी सब तो अच्छा है और मुझे पता भी चल चुकी है। आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए, क्या आप अच्छे हैं? और जहां तक मुझे लगता है तो अच्छे तो होने ही चाहिए, बेहतरीन एकदम। चलिए भाई, स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक बता भाई जल्दी से। आज के टॉपिक का नाम है प्रियम्बल, पक्की बात है? देख ले, इसको बढ़िया सा आज चेंज करते हैं, बैकग्राउंड को आज ये वाला लगाते हैं, दूसरा वाला। आज के टॉपिक का नाम डालिए मेरे भाई, प्रियम्बल। हमारा संविधान कहाँ है, दियो जरा। संविधान कहाँ है? संविधान दे दे। वेयर इज आवर संविधान? भाई चल जा, आज हम वाइट पे पढ़ेंगे। ला भाई, ला 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 ला, संविधान ला। ये रहा हमारा संविधान। आज की हेडिंग डालो। एक बच्चा कमेंट करा है, बहुत घमंडी। अबे नालायक आदमी, क्या कर दिया मैंने तेरे साथ में ऐसा है? क्या कर दिया मैंने तेरे साथ में ऐसा, नालायक आदमी? एक कह रहा आप बहुत अच्छे हैं, बता किस किस को? बेटा, तेरा क्या बिगाड़ा मैंने? हेडिंग डालो प्रियम्बल। तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करने के लिए हम राजी रहते हैं, तुम बताओ ऐसे कहोगे? खैर, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं हम। ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारे देश का संविधान। इस संविधान का मैंने कहा था कि इसमें पार्ट्स भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, और आपका जो है शेड्यूल्स भी हैं और प्रियम्बल भी है। अरे हमारे बाल नीचे आ जा रहे हैं, क्यों पता नहीं, डिस्टर्ब करते रहेंगे। देखो, तो इस किताब में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका जैसे ही पहला पेज खोलेंगे तो सब, किसी भी किताब का सबसे पहला पेज जो है वो होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। किसी भी किताब का सबसे पहला पेज उस किताब को डिफाइन करता है, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। तो वैसे ही पॉलिटी की किताब में भी सबसे पहला पेज कौन सा है? इंट्रोडक्शन। लेकिन पॉलिटी की लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन नहीं कहते, प्रियम्बल कहते हैं। जैसे चेंज को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट, कल बात करी थी। वैसे यहां इंट्रोडक्शन को प्रियम्बल कहते हैं। जैसे ही हम प्रियम्बल को आगे बढ़ाते हैं, और चलो भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो यहां से शुरू होते हैं पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। उस किताब के सबसे लास्ट में क्या है फिर? यहाँ पर शेड्यूल्स हैं। ये तो खैर अलग ही है, आकड़ पाकड़। तो हम उन्हीं प्रियम्बल की बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए एक बार, फिर आगे चल के जैसे जैसे होगा पढ़ते रहेंगे। फटाफट से हेडिंग डाल दीजिए प्रियम्बल। अबे ये कॉप किताब है, एक ऐसी ही किताब जो होती है दूसरी उसको। ये एक किताब है नालायको। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे और इसको मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहेंगे। चलिए, सबसे पहली बात तो प्रियम्बल मीन्स होता है, प्रियम्बल मीन्स क्या होता है? इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? परिचय। तो प्रियम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज आती है कि इसका आइडिया कहां से लिया गया है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम। तो भैया आइडिया कि हमारे देश में भी प्रियम्बल होना चाहिए, ऐसा आइडिया कहां से लिया गया है? यूएस से। अगर हम बात करें कि प्रियम्बल की लैंग्वेज कहां से ली गई है, लैंग्वेज जिसको कि भाषा कहा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भाषा है इसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रियम्बल जो आधारित है, मैंने बताया था ना कि पहले ही हमारे पास एक पेज हुआ करता था, उसी पेज का नाम बदल करके हमने प्रियम्बल रखा। कौन सा पेज था? जो जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे, वो पेज हुआ करता था, उसी पेज का नाम बदल करके हमने प्रियम्बल रखा। उसमें सब इंट्रोडक्शन था कि हमारे देश का संविधान ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। 13 दिसंबर को जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, क्या नाम था? तो लिखेंगे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव
रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य, मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अगर मैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की थोड़ी सी बात करूं तो इसे किसके द्वारा मूव किया गया था? मूव्ड बाय कौन लेकर के आया था? मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और अगर बात करें कि संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उन्होंने इसको पास किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब? 22 जनवरी 1947 को। The objective resolution was moved by the Jawaharlal Nehru on 13th of December 1946 in the Constituent Assembly, and which was unanimously passed by the Constituent Assembly on 22nd of January 1947, which ultimately became the preamble of the Constitution and also known as the heart and also known as the soul of Constitution. अरे यही तो बता रहा हूँ इसको, ये जो बातें लिखी हुई हैं इसको फटाफट से अगर लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन किताबी भाषा में ऐसा हम लिख सकते हैं, लेकिन उस भाषा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बताओ, मैं ऐसी थोड़ी सी कहानी से लिखवा दूं, आपको समझ में आएगा? सर मैं तो आपसे पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। पहले तो मुझे पॉलिटी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट बन चुका है। जस्ट अभी तो शुरुआत है, कुछ रटने वाली चीजें थी, अभी समझने वाली चीजें तो आनी ही है। जो गोलू को बीच में बाइक पर रख करके ले जाएंगे, 5,000 रुपए में लाल करके छोड़ेंगे और 10,000 रुपए में नीला, ये बात हम बाद में समझेंगे, ठीक है? आ जाओ। अच्छा मेरे भाई, ये चीज समझ गए कि इट वॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अच्छा, ये जो प्रियम्बल है इसी को कहा जाता है also known as also known as क्या कहा जाता होगा मेरे भाई, बताओ जरा? इसी को कहा जाता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, इसी को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। हार्ट एंड सोल नहीं कहा जाता। अगर आपसे पूछ ले कि हार्ट एंड सोल किसको कहा जाता है, ये हार्ट एंड सोल आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है। वो अभी हम आगे चल करके पढ़ेंगे, जो बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है। अगर आपसे पूछे कि सर चलो ये एक बात ये भी बता दो फिर कि इसको किसने कहा है ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। किसने? पंडित ठाकुर दास भार्गव। इसे पंडित ठाकुरदास भार्गव ने ऐसा कहा है। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। इसके अलावा और क्या कहा जाता है इसको? इसको और कहा जाता है प्रियम्बल को ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का पहचान पत्र। संविधान का पहचान पत्र, इसको संविधान का पहचान पत्र भी कहा जाता है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि अच्छा ये वाली बात किसने कही है, फिर ये जो संविधान का पहचान पत्र है ये किसने कहा है, तो भाई एन ए पालकीवाला, एन ए पालकीवाला ने। तो एन ए पालकीवाला ने इसको संविधान का पहचान पत्र कहा है। इसके अलावा इसी को कहा जाता है, और क्या क्या कहते हैं सर, इसी प्रियम्बल को कहा जाता है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। कहीं और लिख दूं क्या, या आ जाएगा? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, इधर कर दें, कर ही देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा, इसको इधर करते हैं, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं। हो गया ना? ठीक है। आ जाओ। इसके अलावा यही प्रियम्बल है जिसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी कहा जाता है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी इस एसएससी में। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप
पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा होगा भैया? के एम मुंशी ने। के एम मुंशी, मुंशी जी वो आदमी थे जिन्होंने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। छापो भाई फटाफट से। के एम मुंशी जी वो जो आदमी थे जिन्होंने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। ये है प्रियम्बल भाई, प्रस्तावना, जिसको हम पढ़ेंगे। सर फर्स्ट स्लाइड प्लीज। ये फर्स्ट स्लाइड ही है मेरे मुन्ना, ये पहली ही स्लाइड है, जस्ट यहीं से शुरुआत है? फटाफट से छापो भाई, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा हिंदी में लिखिए। नालायक को, यहाँ से डंडा होता ना फेंक के मारता तो मैं घुमा देता मैं 3-4 बार। ऐसे ना उल्टा बांध करके ना पेड़ से धड़ 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 धड़। छोड़ दो तुम पढ़ाई लिखाई। देखो जरा आ जाओ, अब हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखो, एक सेकेंड इसको लाओ। अरे नहीं, ये है भाई असल प्रियम्बल। ये क्या है? ये एक्चुअल प्रियम्बल है। ये एक्चुअल प्रियम्बल है। एन ए पालकी वाला के बाद क्या है? अरे भाई एन ए पालकी वाला के बाद तो कुछ भी नहीं है। पालकी वाला, पालकी वाला एक दूर कैसे रह गया? एन ए पालकी वाला कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। क्या मुंशी ने कहा था, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए भाई, यही वो प्रियम्बल है जो संविधान में लिखा हुआ है, हु बहू, वर्ड टू वर्ड, एक के बाद एक, सब कुछ यही है। यही है वो जो संविधान में लिखा गया प्रियम्बल। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। वी हिंदी में भी है, हिंदी ओ हिंदी में भी है, ओ हिंदी में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है, पढ़ सकते हैं। रुक जाओ, हिंदी में बाद में, एक बार इंग्लिश में फिर हिंदी में। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved, ये देखते चलो। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialistic democratic republic and to secure all its citizens the rights, कौन कौन से जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, इसमें कौन कौन से जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी आएंगे वो हम अभी बात करेंगे। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम इस संविधान में दिस 26 डे ऑफ नवंबर, इस 26 नवंबर को 1949 को डू हेयर बाय यहां पर एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और देते हैं इस संविधान को खुद को, एंड देते हैं टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान को खुद को समर्पित करते हैं। आपसे पूछेगा कि ये जो संविधान है इसको एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को, ये बात कहां पर लिखी हुई है? ये लिखा है ना, एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान को हम खुद को देते हैं। 26 नवंबर जो डेट है वो कहां पर मेंशन है? ये रही 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये भी यहां पर मेंशन है।
इसके अलावा देखो मेरे भाई, छोटी मोटी बातें बताता हूं मैं आपको। जैसे ये प्रियम्बल है, लेकिन इस प्रियम्बल की शुरुआत कहां से हो रही है? कहां से हो रही है शुरुआत? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये जो वर्ड है ना, द पीपल ऑफ, यूएनओ, ये यूएनओ से ही लिया गया है। ये क्या दर्शाता है? ये प्रियम्बल जिस किसी की भी बातें करेगा, आगे बहुत सारी बातें करेगा, लेकिन शुरुआत क्या कर रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है संविधान की शक्ति का सोर्स क्या है? हम भारत के लोग। सर आप बहुत याद आओगे, तुम भी बड़े याद आओगे जब हिंदी में लिखो ना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको कह सकते हैं सोर्स ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यस और नो? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? संविधान की शक्ति का स्रोत। संविधान की शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत, यही है भैया संविधान की शक्ति का स्रोत। बहुत बढ़िया है, स्रोत वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद कहता है हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, ये इसको बनाते हैं, मतलब ये सुनिश्चित करते हैं और इसको बनाते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। क्या बनाते हैं? इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब हम इसको बनाते हैं, सोवरेन बनाते हैं, सोशलिस्ट बनाते हैं, सेकुलर बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं, रिपब्लिक बनाते हैं। हमारा भारत कैसा है? रिपब्लिक है। हमारा भारत लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। हमारा भारत जो है सेकुलर है। हमारा भारत, यहां पर लिखा होगा, हमारा भारत समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। ठीक है, संप्रभु संपन्न होगा, यहाँ प्रभुत्व संपन्न है। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य है। तो ये क्या दर्शाता है? कि हमारा भारत ऐसा है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर कि ये भारत के नेचर को दर्शाता है? जी हाँ, ये भारत के नेचर को दर्शाता है कि भारत का नेचर कैसा है। मैं अभी समझाऊंगा एक एक करके कि इनके मतलब क्या होते हैं, एक एक करके इनके मतलब क्या होते हैं, लेकिन इसका नेचर कैसा है ये भारत, ये यहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा भारत में इस संविधान को जो हम लेकर के आ रहे हैं, तो भारत का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य कहां पर दिख रहा है? कि भारत सभी लोगों को जस्टिस देगा, भारत सभी लोगों को जस्टिस देगा, भारत सभी लोगों को लिबर्टी देगा, भारत सभी लोगों को फ्रेटर्निटी देगा, इक्वलिटी देगा, और भारत सभी लोगों को फ्रेटर्निटी देगा। जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, ये देखो ये चारों हैं या नहीं है? तो तुम्हें क्या लगता है ये भारत के क्या हो जाने चाहिए? कि संविधान का उद्देश्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका मतलब ये चारों चीजें क्या हैं? ये चारों चीजें संविधान का ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि उद्देश्य हैं। तो संविधान का उद्देश्य क्या क्या है? जस्टिस। कौन सा जस्टिस मिलेगा? सामाजिक भी मिलेगा, आर्थिक भी मिलेगा, और राजनीतिक जस्टिस भी मिलेगा। लिबर्टी यानी आजादी होगी थॉट की, विचारों की, एक्सप्रेस करने की, बिलीव की, मानने की, फेथ की, भरोसे की, और वर्शिप की, पूजा वगैरह जो होती है। इक्वलिटी होगी, सबको समानता होगी, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी, समान अवसर की, टू प्रमोट अमंग देम, सबको समान तरीके से आगे लेकर के चला जाएगा। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा बढ़ाना है आगे, है ना, भाईचारा बढ़ाते हुए एक दूसरे का इंडिविजुअलिटी का भी सम्मान करते हुए भारत में एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करना है। ये क्या कहना चाहता है? कि भारत में व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज हम दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा, मतलब सब सर्वसहमति से, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब इक्वलिटी प्राप्त कराने के लिए, तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र और एकता का, अखंडता का ध्यान दिलाने के लिए, प्रतिष्ठा की समता, ये रहा ना वर्ड समता, तो ये हो गया। और एकता यानी कि यूनिटी हो गया, अखंडता, फ्रेटर्निटी हो गया, भाईचारा हो गया। ठीक है, बंधुत्व बढ़ाने के लिए, तो ब्रदरहुड बढ़ाने के लिए बंधुत्व, ये वर्ड रहा बंधुत्व, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये रहा, और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी ये रहा। ये सभी जो वर्ड है ना, ये हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों में यही संविधान है, एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन यही है। तो एक बार फटाफट से अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, ताकि कई बार आपको यहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाएगा वो बताता हूं मैं। पहली चीज,
आपको इनमें से ये चीजें अभी मैं बताऊंगा कि कौन सी इनिशियली थी जब संविधान लागू हुआ, कौन सी आज है, बाद बाकी वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें से तीन चार दे देगा और एक कोई अलग से दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन सी मेंशन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, ये चार दे देगा आपको और आपसे कहेगा कि इनको आप अरेंज कीजिए, पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। जैसे देगा इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। बताइए तो सबसे पहले क्या आएगा? जस्टिस, देन लिबर्टी, देन इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। न्याय सबसे पहले, न्याय, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ऐसे हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप जल्दी से फटाफट से इसको लिख दोगे, देखो हिंदी वालों तुम भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर लिख दो, या लिख देना। ये यहाँ पर है हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर है। सॉरी, 1 मिनट का समय है, या तो इसको लिखने की जगह छोड़ दो और जो भी हिंदी हिंदी में आपको लिखना हो अपने हैंड से वो लिख लो फटाफट से। देखो तुम हिंदी 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 इतना करते हो, लेकिन तुम हिंदी में इतना तक नहीं लिख पाते। अगर मैं ऐसा कह दूं ना कि जैसे रशियन रिवॉल्यूशन है और मैं आपसे कह दूं रूस की क्रांति लिख लो, आप लिख नहीं पाते। पता नहीं किस बात की हिंदी नहीं, मतलब क्यों हल्ला करते हो तुम। और बाकी जो सब हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लिख लो जल्दी से, टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, जल्दी से लिख लो फटाफट से, छाप दो। छाप लिया भाई? अरे अब तो आ रही होगी, अब तो सेल चेंज हो गए, अब कैसे नहीं आ रही है? अब सबकी आवाज आ रही है। हे ज्योति जी कृपया करके प्रकाश डालिए और आप जो है आवाज को ग्रहण कीजिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर हमने अभी अभी बैच लिया, बता दीजिए क्या करें। अरे बेटा तूने बैच लिया ही क्यों था अगर तुझे यही नहीं पता पता क्या करें क्या? और तू कंपटीशन की तैयारी क्यों कर रहा है अगर तुझे यही नहीं पता है मतलब करना क्या है? तो बेटा जब बैच लिया है तो उसको फाउंडेशन को बिल्कुल जुई सुपीरियर कर। अगर तेरी कुछ क्लासेस निकल भी गई हो, जो भी जब भी जिस भी बैच में लिया है, तो उन क्लासेस को पहले कवर कर। क्यों बीच में से
बीच में से मतलब फिर फंस ही जाते हो, फिर कुछ नहीं होता। आ जाओ, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्या है, पढ़ेंगे हम, इन शब्दों पर आएंगे अभी हम, लेकिन आप ये बताइए, ये संविधान है, ये संविधान का सबसे पहला पेज है जिसका नाम है प्रियम्बल। हमने क्या किया, इसका आइडिया तो यूएसए से ले लिया, फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन था उसी में कुछ चेंजेस वेंजेस करके यहाँ पर ऐड कर दिया प्रियम्बल के रूप में। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद मैं समझाऊंगा ये सब क्या है, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूं कि कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस अराइज हुए थे आगे चल करके 8-10 साल बाद। क्वेश्चन ये अराइज हुए थे कि भैया संविधान पहले बन गया था या प्रियम्बल। तो पहले तो हमने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बनाया था, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आधार पर अपना संविधान बनाया। जब संविधान बन गया था तो संविधान के जो आखिरी दिन थे उन्हीं दिनों में तो फिर हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का नाम बदल के प्रियम्बल कर दिया। तो लोग कहने लगे क्योंकि संविधान तो बन गया था, इस वजह से बाद में तुम इसको आखिरी दिनों में जोड़ रहे हो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रियम्बल के रूप में, तो क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं है। अब तुम कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, भाई लोगों ने अराइज किया कि क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं है। कौन बताएगा, भारत में कौन है सर्वोच्च, तो याद रखना वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बता देगा है या नहीं है। तो ये केस लेकर के हम कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, लिखेंगे प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं है। प्रियम्बल एज अ, और हिंदी वालों अगर तुम ऐसा कुछ थोड़ा बहुत लिख लोगे तभी जाकर के चीजों को समझने लगोगे, लिख लिया करो, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान के भाग के रूप में, हिंदी में लिखो प्रस्तावना संविधान के भाग के रूप में। गुरुजी आज मेरी सगाई हो गई है, अब शादी पक्की हो गई है, अब नौकरी की चिंता नहीं है। मतलब नौकरी की चिंता तब तक ही थी जब तक तेरी सगाई नहीं हो रही थी। बेटा ले ले नौकरी, और बढ़िया सगाई होगी, फिर उनसे होगी जिनको तुम चाहते हो। अभी उनसे हुई है जिन्होंने, बस तुम्हें कौन, छोड़ो इन सब बातों को, है ना, ये बात तो पुरानी है, बाकी आपको बधाई हो। तो अब काहे, अब तो थोड़ा बहुत ऐसे मन लगाने के लिए पढ़ लिया करो, वैसे तो तुम्हारा मन कहीं और लगी जाएगा बट फिर भी पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत मन लगाने के लिए, अब क्या ही की चिंता है। आ जाओ, तो प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमें ये चीज किससे पूछनी थी, कोर्ट से। अब हम क्या है, इंडियंस। अच्छा बताओ, गांव में जैसे आप रह रहे हो, आपको बाजार से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए आधी किलो आलू, क्या चाहिए, आधी किलो आलू। तो तुम खुद बाजार जाओगे या कोई जा रहा होगा उसी से कहोगे भैया आधी किलो आलू ले आइयो, है ना, कोई जा रहा होगा उसी से कह देंगे। क्यों अलग इससे करना, अलग इससे नहीं है भाई, जो जा रहा है वही कर लेगा, साथ मिलके, इंडियंस, वी आर इंडियंस। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि प्रियम्बल के बारे में हमें पूछना था कोर्ट से, और कोर्ट में ऑलरेडी ये केस चल रहा था। तो लिखेंगे 1960 की बात है, और 1960 में प्रियम्बल में एक कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसका नाम था बेरूबरी यूनियन केस, या ऐसे लिख देता हूं, बेरूबरी यूनियन केस। बेरूबरी यूनियन केस। एक्चुअली ये जो केस था ना, ये मैं बता देता हूँ हल्का सा। यहाँ पे एक बेरूबरी जगह पड़ती है, यहाँ पर ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। तो यहाँ क्या हुआ था, जब डिमार्केशन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान का, जो आज बांग्लादेश से ईस्ट पाकिस्तान था, तो यहाँ पर कुछ ऐसे डॉट डॉट गांव हुआ करते थे। तो ये क्या किया कि जैसे ये वाला गांव लिख दिया, ये वाला गांव लिख दिया, अब ये वाला लिखा नहीं, मान ये वाला लिखा नहीं मान लो, तो अब क्या हुआ, सीधा सीधा सा दिख रहा था कि इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान इसको अपना क्लेम कर रहा था, इंडिया इसको अपना क्लेम कर रहा था, तो उसी चीज को लेकर के केस था। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नून, एक नून करके नाम था, वो हुआ करते थे, और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो नेहरू ने नून के साथ एग्रीमेंट कर लिया और बोला कि चलो ठीक है, डिस्प्यूट खत्म करते हैं, इसको आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, एक हिस्सा तुम ले लो, एक हिस्सा हम ले लेते हैं। अब समस्या ये हो गई कि यहाँ पर केस हुआ कि क्या हमें अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दूसरे देश को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया। तो यही केस चल रहा था कोर्ट में। तो हमने कहा लगे हाथ, सुन सुन सुन, एक क्वेश्चन और पूछियो पूछियो पूछियो। तो पूछवा दिया एक और क्वेश्चन, क्या पूछवा दिया कि जज साहब, हे सुप्रीम कोर्ट, आप ये बताइए कि ये जो प्रियम्बल है, ये तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जब संविधान बन गया तो हमने इसको यहाँ लिख दिया, तो क्या ये संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं है। तो बेरूबरी यूनियन केस की बात है 1960 की। जज साहब बोले कि यार बात तो सही है, संविधान तो बन गया था ना, सारी बातें इसमें लिख गई थी, और तुम उसमें फिर यहां लिख दे रहे हो पहले पेज पे इंट्रोडक्शन, और उसमें फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रख दे रहे हो, इसका मतलब ये संविधान का हिस्सा नहीं है।
तो बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज नॉट द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, समझ रहे हो? अब आपसे पूछता है कि वो कौन सा केस था जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? वो था बेरूबरी यूनियन केस 1960 का। ठीक है भैया, थोड़ा सा समय निकला, जैसे ही थोड़ा सा समय निकला कुछ लोग कहने लगे हाँ ठीक है, उस समय तो मान गए कि नहीं है तो नहीं है, लेकिन थोड़े से समय बाद जैसे 5-7 साल हुए, कुछ लोगों ने के मन में खुरापाती, वी आर इंडियंस, खुरापाती आई कि भाई एक बात बताओ, ये किताब किस चीज की है? संविधान की। ये किताब संविधान की है और आप ये कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इस किताब का जो सबसे पहला पेज है वो इस किताब का हिस्सा नहीं है। और जब इस किताब का हिस्सा ही नहीं है तो फिर इस किताब में क्या कर रहा है? इसको फाड़ के फेंको, चलो 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 पकड़ो, जोर लगा के। हिस्सा करने वाले थे कि कुछ लोगों ने कहा एक काम करते हैं दोबारा पूछ लेते हैं। दोबारा पूछने में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, पूछ सकते हैं, कोई पैसा वैसा देखी जाएगी, कोई नहीं, दोबारा पूछ लेते, दोबारा पूछते हैं। लोगों ने कहा पूछना क्या है, जब कह दिया एक बार कि पूछ लेते हैं, क्या पता जज लड़के आया हो घर से रोटी ना मिली हो उस दिन। ये लोग दोबारा पूछने पहुंच गए, फिर नया केस फाइल करेंगे। चल रहा था एक केस चल रहा था। इस बार जो केस चल रहा था वो था केशवानंद भारती केस। कौन सा केस था? पॉलिटी का इतिहास का सबसे फेमस केस है ये। आज तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजेस की बेंच बैठी थी इस केस में। इसको बोलते हैं केशवानंदा भारती केस। एक्चुअली ये केस केरल के मटके गुरु से संबंधित है। ये प्रॉपर्टी का मामला था। ये किसका मामला था? प्रॉपर्टी का। केशवानंदा भारती केस। ये केस हुआ था मेरे भाई 1973 में और इसका जजमेंट 13 जजेस की बेंच थी, 7 एक तरफ थे, 6 एक तरफ आए थे और 24 अप्रैल सचिन तेंदुलकर के बर्थडे वाले दिन इसका जजमेंट आया था। ठीक है, समझ रहे हो आप जो है। तो इस केस में दोबारा से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि हे सुप्रीम कोर्ट, आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है प्रियम्बल, तो हम इसको फाड़ के फेंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोले रुको 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 रुको, नहीं हिस्सा है कि ऐसे कैसे है? पहले कह दिया नहीं है कि हो सकता है जज की लड़ाई हो, सुबह की चाय नहीं मिली थी उसको, बीवी ने दी नहीं थी उस दिन, तो गुस्से में था, उसने कह दिया है नहीं है। इस बीच क्योंकि जब संविधान का हिस्सा नहीं है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुई थी, जो भाषण हुए थे, बहस हुई थी, उन सबको पढ़ चुका था और प्रसाद ऑलरेडी कह चुके थे कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जब सुप्रीम कोर्ट था, अब हम जजमेंट दोबारा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है अपने जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और न सिर्फ हिस्सा है, ये तो अभिन्न हिस्सा है। समझ रहे हो? न सिर्फ हिस्सा है, ये तो अभिन्न हिस्सा है, तुम इसको संविधान से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट, न सिर्फ पार्ट बल्कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्सा है बल्कि अभिन्न हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न हिस्सा का मतलब होता है तुम इसको संविधान से बाहर नहीं कर सकते। समझ गए बात को? यस और नो, जल्दी से बोलो। हिस्सा है बल्कि अभिन्न हिस्सा है, जय ऐसा ही बोला। लेकिन 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 सुनो 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 सुनो, एक और बात बताता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, जो एक और बात कही वो मैं अगले पेज में कहूंगा। वो क्या बात कही? सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये जो प्रियम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, क्या ये किसी को पावर देता है?
क्या ये किसी को पावर देता है? क्या ये किसी को पावर देता है या नहीं देता है? जल्दी से बोलो, क्या ये प्रियम्बल किसी को पावर देता है? नहीं देता। अरे जैसे आपके पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसका उल्लंघन हो जाए, आप कोर्ट चले जाओ। प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल एक पूरे संविधान में जो कुछ भी लिखा है उसका निचोड़ है। प्रियम्बल इज ओनली इंट्रोडक्शन, ना किसी को पावर देता है और ना ही पावर खत्म करता है। पावर देता है ना, किसी की पावर को कम करता है? पावर कम करता है कि ना तो किसी को पावर देता है ना किसी की पावर को कम करता है। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, यानी कि संविधान की समरी है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सिर्फ एंड सिर्फ समरी है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ना पावर देता है ना पावर को कम करता है, इट इज ओनली अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो संविधान का सार है, कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ओनली द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का सार है। कि ठीक है सर, मान गए हम तो। अच्छा, संविधान का सार है तो क्या कोर्ट में जाके आप ये कह सकते हो जज साहब मेरे प्रियम्बल का उल्लंघन हुआ है? नहीं, क्योंकि ये जब पावर दे ही नहीं रहा तो किस पावर का उल्लंघन होना है? तो इसी वजह से हम इस प्रियम्बल को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ हमें बताता है कि भैया क्या है, ये भैया चैलेंज नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई प्रियम्बल इज नॉन जस्टिफिएबल। हंस, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिफिएबल। आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि जज साहब मेरे प्रियम्बल का उल्लंघन हुआ है, तो इसीलिए ये गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। समझ में आ गई बात मेरे भाई? बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसके अलावा एक और केस हुआ था LIC ऑफ इंडिया का 1995 वाला, उसमें भी प्रियम्बल ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कह दिया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। चले, लेकिन हम क्या हैं? हाँ, इंडियंस। हमने कि रुक रुक रुक, एक और क्वेश्चन पूछ, एक और क्वेश्चन पूछ, एक और क्वेश्चन पूछने लग गया भाई, क्या पूछा जाए क्या पूछा जाए, तो रुको रुको अभी पूछते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहले आप कह रहे थे कि ये हिस्सा नहीं है, अब आप कह रहे हो कि ये हिस्सा है। और अगर ये हिस्सा है, क्या संविधान में चेंज किया जा सकता है? हाँ, अरे किया गया। 9th शेड्यूल नहीं पढ़ा तुमने? 10th शेड्यूल नहीं? जोड़ा गया, कुछ भी जोड़ा जा सकता है, हटा जा सकता है। कि अगर ये प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है तो फिर तो इसमें चेंज किया जा सकता होगा। जज साहब अब बताओ, इसमें चेंज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता? अब जज साहब कहने लगे रुको बताता हूं। इन्होंने कहा हाँ मतलब जो प्रियम्बल है, क्या कहा? हाँ मतलब जो प्रियम्बल है इसमें चेंज। अब दिक्कत ये होगी, कहें तो कहें क्या? इन्होंने कहा चलो ठीक है, प्रियम्बल में अमेंडमेंट चेंज नहीं कहते, पॉलिटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन किया जा सकता है। लेकिन 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 बट क्या? बट ये कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी जो मूल संरचना है उसको चेंज, संरचना, इस मूल संरचना को चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी वो कौन से केस में दी थी सुप्रीम कोर्ट ने? केशवानंदा भारती केस। ये केशवानंदा भारती केस ही तो चल रहा है अभी। इसी केशवानंद भारती केस में तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी थी कि चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कमरा है तो इस कमरे का क्या, एक विंडो है, एक दरवाजा हो सकता है, एक विंडो हो सकती है, दो विंडो हो सकती है, दरवाजा। अब मैंने बेड डाल दिया तो भी कमरा है, कैमरा लगा दिया तो भी कमरा है, सोफे डाल दूं तो भी कमरा है, चेयर डाल दूं तो कमरा है, सब कुछ निकाल के गद्दे डाल दूं तो कमरा है, कुछ ना रहे, फ्रिज वॉशिंग मशीन रख दूं तो भी कमरा है। लेकिन मैं कहूं इसकी छत उड़ा दो और ये दोनों आमने सामने की दीवार उड़ा दो, तो क्या कमरा बचा? नहीं। ऐसे ही ये है, ये मूल संरचना का मतलब है जैसे कि एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार है, तो केंद्र की पावर बढ़ा दो, राज्य की घटा दो, प्रेसिडेंट की बढ़ा दो, राष्ट्रपति की घटा दो, राष्ट्रपति की बढ़ा दो, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की बढ़ा दो, घटा दो, मतलब चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि आज रात 8 बजे से राष्ट्रपति के पद को खत्म किया जाता है, जो कुछ भी है अपनिच्छी भगवान है, प्रधानमंत्री ऐसा कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ रहे हो भाई बनना? तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी तो समझ आ रही है, लेकिन संविधान में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, कौन सी बेसिक स्ट्रक्चर होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी मूल संरचना होगी, कौन सी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूं, यहीं बैठा हूं, डाउट हो दोबारा पूछ लेना। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? मैं कहीं
जा थोड़ी रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ। या तो पार्लियामेंट बाई लॉ बता देगी क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई डाउट है फिर आ जाना एक और केस कर देना। हमने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। अब हमें क्या समझ आया कि बेरूबरी यूनियन केस में कहा गया था कि ये प्रियम्बल हिस्सा नहीं है, केशवानंद भारती केस में कहा गया हिस्सा है लेकिन किसी को पावर नहीं दे सकता इसलिए चैलेंज नहीं कर सकते। फिर हमने पूछा चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्रियम्बल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर सकते हैं। हम क्या है इंडियंस। जैसे मैं कहूँ पीछे मत मुड़ना सीधे चलते रहना 500 मीटर, चलेगा कोई नहीं, थोड़ी दूर आगे देखूं तो सही क्यों मना किया। अच्छा वैसा ही कुछ हुआ, हमने कहा देखो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिस्सा नहीं है, अब कह रहा है हिस्सा है, हो सकता है 2 साल बाद कहे हिस्सा नहीं है, फिलहाल कह रहा है चेंज कर सकते हैं, हो सकता है बाद में कहे चेंज नहीं कर सकते। एक काम करो चेंज कर सकते हैं, करके देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है, कुछ ना कुछ चेंज कर लेते हैं, चलो करते हैं, ठीक है सबने कहा चलो चलो करते हैं करते हैं करते हैं। अब क्या चेंज किया जाए, सोचने में थोड़ा सा समय लग गया, तो 1973 की बात थी, 74 और 75 में सोचा, 1976 में चेंज कर दिया, अच्छा हुआ। अच्छा इसके बाद एलआईसी का केस भी हुआ था, एक और लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, एलआईसी का केस हुआ था 1995 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रियम्बल प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसमें भी कहा गया था प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये तो छोटा सा केस है, आ जाओ तो हम चेंज करवाते हैं, और चेंज जब भी होगा तो उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हुआ 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, अब क्या ही चेंज करते, तो इन्होंने क्या किया 3 शब्द जोड़ दिए, 3 words वर एडेड, 3 words वर एडेड इन प्रियम्बल, वर एडेड इन प्रियम्बल, प्रियम्बल प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, वो कौन कौन से थे आ जाइए देखते हैं। एक था सोवरन, यही था SOVEREIGN सोवरन यानी कि संप्रभु। दूसरा था सोशलिस्ट, इन सब के मतलब बताऊंगा अभी, सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक, और तीसरा जो था वो था सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। सोवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 3 शब्द जोड़े गए, क्या होता है इनका मतलब अभी देख रहे हैं हम, लेकिन इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो याद रखिए आपसे अब क्या करता है, ये 3 शब्द देता है, एक चौथा दे देगा डेमोक्रेटिक, निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से नहीं जोड़ा गया था, कहीं दे देगा रिपब्लिक, या फिर दे देगा डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और आपका जो है इंटीग्रिटी और अबे सोवरन कहां से आ गया इसमें, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, तीसरा था अखंडता। क्या क्या करवा रहे हो यार तुम भी मेरे से हैं, कम से कम ये तो ना करवाओ, इंटीग्रिटी, अखंडता। अब यहां पे दे देता है आपको, क्या दे देता है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 दे दे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, सिस करके इसको याद कर सकते हैं। और इसमें सोशलिस्ट सोवरन दे देगा और आपसे पूछेगा, हाँ और आपसे पूछेगा ये अखंडता है, और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा नहीं जोड़ा गया, हाँ भाई यही था, एक्चुअल में जल्दबाजी में हमने भी लिख दिया था। तो कहाँ पर रहते हैं आप भैया, हम देहरादून में रहते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, और जब इन 3 शब्दों को जोड़ दिया गया तो ये 3 बाद में जुड़ गए, या फिर ऐसे बोलेगा इनमें से एक देगा और वहां लिख देगा सोवरन, सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सेकुलर, निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो संविधान के इंसेप्शन के समय नहीं था, जब संविधान लागू किया गया था, तो फिर वो सेक्युलर है, मतलब इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ये याद रखना। आ जाइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। हम अब हमें यहाँ पर इन शब्दों का मतलब समझना है थोड़ा सा फटाफट, अगली क्लास का भी समय हो गया। सोवरन, सोच आ जाइए, सबसे पहला जो शब्द है वो है सोवरन, सबसे पहला जो शब्द है वो कौन सा है, सोवरन। अब मैं जैसे जैसे समझाऊंगा वैसे किसी और को मत समझाना, वो मुझे भी गालियां देगा और तुम्हें भी, ठीक है, बस आप समझ लीजिए। संप्रभु, देखो
जैसा कि वर्ड है जिसका नाम है सोवरन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारा देश है, जो हमारा अच्छा बताओ, हमारा जो देश है वो भारत देश के अंदर कितने घंटे बिजली देगा, कितने नहीं देगा, ये किसी दूसरे देश के पूछने की जरूरत है? हाईवे बनाना है हमें नया, किसी दूसरे देश से पूछेंगे? बजट का कितना हिस्सा कहाँ पे खर्च करना है, किसी दूसरे देश से पूछेंगे? नहीं। अब हम किसी की कॉलोनी नहीं है, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, अपने डिसीजंस खुद लेंगे। हम पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते रखेंगे, हम ये चीज पूछने के लिए फ्रांस में नहीं जाएंगे, या हम यूएस से कुछ खरीदना है नहीं खरीदना, ये हम पाकिस्तान से जाकर नहीं पूछेंगे या चाइना से पूछेंगे। तो हमारा देश जो है वो चाहे तो इंटरनल मैटर हो और चाहे तो एक्सटर्नल मैटर हो, चाहे आंतरिक मैटर हो और चाहे बाहरी हो, चाहे तो आंतरिक मैटर हो और चाहे तो बाहरी हो, उन सारे डिसीजंस को लेने के लिए, इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए स्वतंत्र है या नहीं है? हाँ या ना? बिल्कुल है। तो इसी को सोवरन कहते हैं। सोवरनिटी अपने आप में दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल सोवरन और एक होती है एक्सटर्नल सोवरन। हमारा इंडिया दोनों ही है। अब बात आती है याद कैसे रखा जाए। देखो जैसे कि सोवरन, सोवरन का मतलब क्या है? संप्रभु, संप्रभु, समस्त प्रभु हम ही हैं, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, अपनिच्छी भगवान है, वो वाला याद रखो, अपनिच्छी भगवान है, समस्त प्रभु हम ही। ये किसी से कहना मत, मैंने कहा ना वो तुम्हें भी गालियां देगा और मुझे भी। तो समस्त प्रभु हम ही है, ऐसा करके आप जो है याद रख सकते हो, समझ गए? ये हो गया सोवरन। दूसरा आता है मेरे भाई सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब तो आप सब लोग जानते हो कि आपका समाज में एकता को लाना है, सोशलिस्ट। कोई सामाजिक आदमी आपने सुना हो कि ये तो बड़ा ही सामाजिक आदमी है, जो सबको लेकर के चलने की बात करता हो, तो सोशलिस्ट कंट्री कौन सा होगा? जहां पर बेसिकली इक्वलिटी होगी, जहां पर समानता होगी, है ना? इनइक्वलिटी को खत्म करना है, समानता को लेकर के आना है, ये सोशलिस्ट है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम वगैरह उन सब में। नेक्स्ट कौन सा आता है? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। अच्छा बताओ, हमारे देश का कौन सा धर्म है? हमारे देश का कौन सा धर्म है? हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। हमारे देश का हम बात करें, जो हमारा देश है, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। हमारा देश सभी धर्मों को, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारा देश सभी धर्मों को समान समझता है। जैसे पाकिस्तान का पासपोर्ट वगैरह देखोगे, लिखा होगा ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कहीं लिखा होगा क्रिश्चियन रिपब्लिक ऑफ फलाना कंट्री। हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा देखा है आपने? नहीं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना, यही तो लिखा देखा होगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं लिखा देखा होगा। इसी वजह से हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारे देश के में सभी धर्मों को समान सम्मान या समान वरीयता दी जाती है, इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। इसको किससे जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में। और इसको भी किससे जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में, है ना? आ जाओ। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मेरे भाई? बताओ, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बता दो मेरे भाई। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक या लोकतंत्र, और रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। तो लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या डिफरेंस होता है? 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। इसका मतलब ये होता है कि जो देश की सरकार है, क्या है? किसी भी देश की जो सरकार है, सरकार, 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 अगर उस सरकार को किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। अगर किसी, ये तो छोटी छोटी बातें अगर तुम सोचोगे जल्दी करवा दे, इसमें है क्या? सबको पता है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अगर किसी भी देश की सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है, जैसे भारत में होता है, नहीं है? भारत में जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उन्हीं में से जो मेजोरिटी पार्टी होती है, उसी में से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बनता है। तो ये क्या है भैया? आपका डेमोक्रेटिक है भारत। इसके अलावा ये जो है रिपब्लिक, क्या होता है? रिपब्लिक की बात करें तो किसी भी देश का जो मुखिया होता है, किसी भी देश का जो मुखिया होता है, भारत देश का मुखिया कौन है? एग्जाम्पल के लिए इंडिया में कौन है? एग्जाम्पल के लिए इंडिया में कौन है मुखिया? प्रेसिडेंट। अगर किसी भी देश के मुखिया को चुना जाता है एक फिक्स टाइम के बाद, इलेक्शन के एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद इलेक्शन होते हैं, और उन इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक फिक्स समय के बाद किसी भी देश के मुखिया को चुना जाता है। राजा का बेटा ही राजा नहीं होता है। तो भारत देश में राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं, तो इंडिया रिपब्लिक भी है और इंडिया डेमोक्रेटिक भी है। जैसे हम बात करें
इंग्लैंड की या ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर क्या है, वहां पर हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड तो है, तो वो डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन फिर वहां पर क्या है, राजा चलता है, तो राजा है तो फिर वहां पर क्या, रिपब्लिक नहीं है, वो मोनार्की है। जहां राजा ही, राजा का बेटा राजा बनता है, फिर वो मोनार्की कहलाता है। ठीक है, तो ये था भैया पॉलिटी का प्रियम्बल। समझ में, उम्मीद करता हूँ कि इस आपको समझ में आया होगा और मजा आया होगा इसको समझ करके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और मजा आया होगा इनको समझ करके। तो आज की क्लास मेरे भाई, नेक्स्ट क्लास का एकदम समय हो चुका है, फिर वो ज़्यादा लेट हो जाएगी। हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे, मुलाकात करेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और प्रियम्बल तक हमारा हो चुका है, कल हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 1। कौन सा स्टार्ट करेंगे? पार्ट नंबर 1। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, टाटा बाय बाय। इस क्लास को दोबारा देख लेना, अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्रियम्बल का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। टेक केयर।